सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी न्यूटन स्कूल में। ठीक है। तो आज की जो वीडियोस में है गाइस, जो रियल कंटेंट है वो ये है कि आज मैं प्लेसमेंट पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और मैं ये वीडियोस ऑलरेडी बना चुका था और मैंने आज सुबह में अपलोड भी करी थी इस वीडियोस को। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि उसमें पता नहीं कैसे वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो गया था। ठीक है। और जिसकी वजह से मेरे को कॉपीराइट क्लेम आ गए और मेरे को वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। ठीक है, तो कोई नहीं। उस वीडियो को जो भी कंटेंट था पिछले वीडियोस में उसको मैं फिर से क्रिएट करता हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ उसका जो ओरिजिनल फाइल है वीडियो की उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रखता नहीं हूँ अपने पास। तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को ये फिर से शूट करना पड़ रहा है। तो ठीक है, कोई नहीं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। वो सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा जो पिछले वीडियोज में मैंने कवर करा था। ठीक है, तो बेसिकली जो भी पॉइंट्स है वो है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो अभी मेरे को ये बताना है कि प्लेसमेंट करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। सब लोग तो यही पूछते हैं कि प्लेसमेंट का क्या सीन है, प्लेसमेंट का क्या सीन है। तो मैं अभी बता दूं कि अभी करंटली प्लेसमेंट का जो सिनेरियो है वो न्यूटन स्कूल में वो उतना अच्छा नहीं चल रहा। अब बहुत सारे लोग पूछोगे कि क्यों नहीं चल रहा। और अब यहाँ पे आप देखोगे कि कमेंट्स में कुछ लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो नवंबर बैच से हैं और उनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है। और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि न्यूटन वाले उसकी जॉब नहीं लगवा रहे। अरे जॉब क्यों नहीं क्यों नहीं लगवा रहे। तो एक रीजन मैं अभी दूंगा। भाई अब जो भी हो, क्या नाम था पता नहीं, विक्की नाम था। ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक चीज अपना कर लेना क्लियर, मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये चेक कर लेना कि आपका रिज्यूमे अप्रूव हुआ है कि नहीं। ठीक है, आपको रेफरल्स मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये दो चीज। रिज्यूमे अप्रूव कब होता है? रिज्यूमे अप्रूव आपका तब होगा जब आप मॉक का जो क्राइटेरिया है, कितने के मॉक्स पता नहीं कितने के होते हैं। अभी तो मेरे हम लोग को नहीं बताया गया, लेकिन आप लोग को पता होगा कि मॉक्स का ओवरऑल परसेंटेज कितना वो लोग लेते हैं और टोटल कितना इसका रिमार्क होता है, मार्क्स होता है जो भी। और असाइनमेंट्स के कितने होते हैं। ये सारे कुछ आपके वो टाइमलाइन पे शो होते हैं। टाइमलाइन बोले यानी तो प्रोफाइल सेक्शन में शो होंगे, जहाँ पे कि आपका पूरा डिटेल्स होता है। तो ओवरऑल कितना होता है और आपने कितना किया है। ठीक है, उसी तरह मॉक्स में ओवरऑल कितना वो मार्क्स होता है और आपने कितने स्कोर करे हैं। ये सारा चीज़ आप कर लेना, देख लेना। और मैं सभी लोगों से बोल रहा हूँ जो अभी करंटली नहीं पहुंचे उस स्टेज में, बहुत पीछे हैं। ठीक है, और जैसे कि अभी फरवरी मार्च अप्रैल बैच के जो भी है, तो अभी से ये आप लोग लेके चलना ताकि आप लोग को उधर कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी से मॉक्स आप लोग देना स्टार्ट कर दो, असाइनमेंट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। और असाइनमेंट मैं बार बार वीडियोस में बताते आ रहा हूँ कि मिनिमम 70% ये टारगेट लेके चलो ना, 70% आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। और मॉक्स जो है वो सबका आप कम से कम एटलीस्ट हार्ड लेवल तक क्लियर करके रखना। ठीक है। हार्ड नहीं हो पाता तो मीडियम तो मैंडेटरी है। मीडियम तो आपके दोनों के DSA 1 DSA 2 दोनों के मीडियम लेवल तक तो क्लियर होने होने हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मीडियम लेवल ये आपका बाउंड्री लाइन है। आप इजी दे करके नहीं रह सकते। आपको मीडियम लेवल एनी हाउ क्लियर करना है। अगर आप हार्ड लेवल क्लियर कर लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, चलेगा। लेकिन आप अगर चैलेंज लेवल क्लियर कर लेते हो ना, ये बहुत ही समझ लो औसम है, एक्सलेंट। ठीक है, तो ये रिमार्क आपको मिलेगा चैलेंज लेवल क्लियर करने के बाद। लेकिन आप लोग ट्राई करो कि हार्ड एटलीस्ट हो जाए। ठीक है, और ये तो बाउंड्री है, ये तो होना ही होना है आपको। ठीक है, इसमें कोई मर्जी नहीं। तो ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले असाइनमेंट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मॉक्स देना है। ये दो टारगेट अब ही से आप लोग बना के चलो। ठीक है, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों का जॉब नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक सीनियर से बात करी थी, दो सीनियर से बात करी थी एक्चुअली, जो ऑलरेडी नवंबर बैच में है। ठीक है। उन्होंने बताया कि जो लोग भी बोल रहे हैं कि अभी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, तो सच में वो लोग सही बोल रहे हैं। जॉब सच में अभी नहीं लग रही है। वो इसीलिए नहीं लग रही है क्योंकि कंपनी में जो भी कंपनी आती थी न्यूटन स्कूल के पास, जो भी इसके हैं टाई अप कंपनी है या फिर जो रेफरल के थ्रू आती है। ठीक है, तो उन सारे कंपनीज में अभी रिक्रूटमेंट बहुत कम है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को हायर कर चुकी है।
तो नीड जितनी की होगी उतनी तो लेगी ना। तो अभी वो प्रॉब्लम चल रहा है। फिर भी उन लोगों ने बोला था कि अभी 40+ कंपनीज आ चुकी हैं न्यूटन स्कूल में, जो कि हायर कर रही है बच्चों को। ठीक है। और अभी तक में जिनका डीएसए बहुत ही अच्छा था, ठीक है, डीएसए बहुत ही अच्छा था, उनको 6 से लेकर के 9 लाख के बीच में पैकेज मिला है। ठीक है, इतना एलपीए का। और ये जो क्वांटिटी है बहुत कम है, 7 से 8 के आसपास है। इतने ही बच्चे का अभी तक हुआ है, प्लेसमेंट हुआ है। मैं नवंबर बैच की बात कर रहा हूँ। बहुत कम बच्चों की हुई है। ठीक है। तो अब क्या होगा आगे चल के, क्या होगा, क्या यही सिनेरियो रहेगा, यही रेशियो रहेगा, प्लेसमेंट रेशियो रहेगा आप लोगों का भी या फिर हम लोग का भी? तो ऐसा नहीं है, ये चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी जो भी है अभी नहीं आ रही है, लेकिन रिक्रूटमेंट का जो भी टाइम आता है, जैसे कोई कंपनी मार्च में निकालती है, अप्रैल में निकालती है, इसी टाइप का होता है। क्योंकि न्यूटन स्कूल में क्या हो रहा है ना कि हर एक मंथ में न्यू बैच बनता है। वो भी एक दो नहीं बनता, 4-5 बैच बनते हैं। तो क्योंकि न्यूटन स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं और इतने सारे बच्चे को सबको जॉब दिलाना थोड़ा सा मुश्किल जाता है नहीं। मतलब कितना कंपनी भी कितना हायर करेगी, इसीलिए होता है ना कि एक बल्क कंपनी जब आएगी, ठीक है, बल्क में मास हायरिंग जिसको कहेंगे, कि वो जब आएगी तो भी सारे लोगों का हो पाएगा। क्योंकि हर एक मंथ, समझ लो कि जैसे कि हम लोग का टारगेट जो मंथ दिया गया है कि जुलाई दिया हुआ टारगेट मंथ, जुलाई में जॉब लगेगी। अब सपोज करो कि अगर न्यूटन स्कूल ने सारी चीजें टाइम पे खत्म कर दी और हम लोग का जुलाई में हम लोग जॉब रेडी हो गए, मतलब जॉब के लिए रेडी होगा, तो अब क्या होगा? तो हम लोग जुलाई में निकल जाएंगे। फिर मेरे बाद जो बैच बना, मतलब फरवरी में जो बैच बना है, तो वो वाले अगस्त में अगर उन लोग को टाइम देते हो तो अगस्त में वो लोग भी तैयार रहेंगे कि मेरे को भी जॉब लगवाओ। तो इस तरीके से क्या हो जा रहा है कि थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल बन रहा है। और कंपनी उतनी ज्यादा आ नहीं रही है जितनी ज्यादा ये लोग बच्चे रेडी करके दे दे रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा अल्टीमेटली, इसका क्या मतलब, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका ये है कि डिले होगा थोड़ा। ठीक है। आप लोग जो चाहोगे कि चलो 6 महीना खत्म, मेरे को जॉब दे दो अब, ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। क्योंकि अगर न्यूटन स्कूल वाले अगर आपको बोलते हैं कि जुलाई में खत्म हो रही है, ठीक है, तो आप लोग उसमें 3 मंथ एक्स्ट्रा ऐड कर दो। जुलाई में तो नहीं खत्म होने वाली। ठीक है। जुलाई के बाद जाएगा, मतलब 3 मंथ एक्स्ट्रा जोड़ दो उसमें, कि 3 मंथ तो मेनली है कि आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है। तो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम लोग की जो भी प्लेसमेंट्स होगी, जॉब लगेगी, वो अक्टूबर मंथ में लगेगी। ठीक है। तो ये टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि अक्टूबर में हम लोग की जॉब लगेगी। तो आप लोग भी, जो भी आप लोग का वो लास्ट मंथ होता है, कोर्स जिस मंथ में कंप्लीट होना है आप लोग को, जिस मंथ में आपको पूरा 6 मंथ आप लोग का कंप्लीट हो जाता है, उससे 3 मंथ एक्स्ट्रा जोड़ देना। और उस मंथ में ही आपका जो भी प्लेसमेंट होगा उस मंथ में ही स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये रही आपकी प्लेसमेंट कब होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग कि किन बच्चों का सबसे पहले प्लेसमेंट होता है, कौन से बैच वाले का सबसे पहले प्लेसमेंट होता है। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो उस बैच के बच्चे नहीं है, दूसरे बैच वाले का बच्चे, अगर दूसरे बैच के बच्चे हैं, ठीक है, तो क्या उसका वो उस बच्चे से पहले नहीं हो सकता? मैं उस और ये क्या कह रहा हूँ मैं अभी क्लियर करता हूँ। तो अभी मैं क्या बताने वाला था मैं जो उस तभी से बोल रहा हूँ, ये एडवांस बच्चों को बोल रहा हूँ, एडवांस बैच वाले बच्चों को। ठीक है। जो भी एडवांस बैच में एडवांस डीएससी की बात कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो प्लेसमेंट लगेगा ये एडवांस डीएसए वालों का लगेगा। अगर आप एडवांस बैच में नहीं हैं तो आपका फेज 2 में जाएगा। ठीक है। ये फेज 1 फेज 2 क्या होता है मैं इसको भी अभी क्लियर करूंगा। आप फेज 2 में जाओगे। ठीक है। फेज 1 में किसका होगा? सिर्फ जो एडवांस बैच में है, जो एडवांस डीएसए क्लियर करके एडवांस बैच में गए हुए हैं, एडवांस डीएसए का जो भी एग्जाम हुआ था क्लियर करके एडवांस बैच में गए हुए हैं, जहाँ पे एडवांस डीएसए सीखेंगे वो लोग, उन लोगों का पहले जॉब होगा। उन लोगों को रेफरल्स भी सबसे पहले मिलेगा, उन लोगों का रिज्यूमे अप्रूवल भी सबसे पहले होगा, और उन लोगों को जाके जॉब भी पहले मिलेगा आप लोगों से पहले, जो एडवांस बैच में नहीं है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये जो इसमें जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो फेज सिस्टम क्या है यहाँ पे। तो आपका जो होगा वो फेज 1 फेज 2 फेज 3। ठीक है। इस तरीके से होगा। अब मान लो किसी बच्चे का फेज 1 में नहीं हो पाता है। ठीक है। फेज 1 में दिया बहुत कम, मान लो 10 कंपनी आई,
और उसमें से 4-5 बच्चे को ली और लेके चले गए। मान लो कि 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे क्यों हैं, 20-25 कर लो, 30 कर लो, 30 बच्चे हैं, जिसमें से 10 कंपनी आई, 10 बच्चे को उठा ली, बाकी जो 20 बच्चे बच्चे वो कहाँ जाएंगे फिर? तो उनके लिए फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो फेज 2 में फिर से कोई कंपनी आएगी, फिर से लेके जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगा? फेज 3 में जाएगा। तो आपका जो भी यहाँ पे है ना, जो भी प्रोफाइल आपका बनता है न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको दिखाते रहेगा कि आपने कितने इंटरव्यू दे रखे हैं, कौन से इंटरव्यू में आपका क्या स्कोर था, क्या आपने कहाँ गलती करी, सारे कुछ वो लोग फोन पे आपको बताते रहते हैं, फोन करके या फिर आपके डैशबोर्ड पे शो होते रहता है, ठीक है। मतलब कौन सा कंपनी आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला। अगर आप टॉप अच्छे बच्चे हो, अच्छे परफॉर्मर हो, सारे इंटरव्यू में आप अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, तो न्यूटन स्कूल का जो हायरिंग वाला जो पोर्टल है, जहाँ पे बच्चे का मतलब वो कैटेगरी वाइज बच्चे को रखते हैं कि ये टॉप कैटेगरी के बच्चे हैं, जो कि पैकेज इतना चार्ज करेंगे। अगर आप रिक्रूटर हो तो कौन से बच्चे आपको चाहिए, इस टाइप के, तो उस लिस्ट में आपका नाम जाएगा, आप अच्छे परफॉर्म अगर करते हो तो। ठीक है, तो जेन्युइनली है कि पैकेज भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के होता है, जो जिसका फेज 2 में नहीं होता उसका फेज 3 में होता है। तो इस टाइप से आपके फेजेस बनते हैं, डिफरेंट फेजेस बनते हैं, और उस डिफरेंट फेज में आपका सिलेक्शन होता है। तो कोई ये ना सोचे कि चलो फर्स्ट फेज की हायरिंग हुई, उसमें मेरा नहीं हुआ, अब खत्म, हाँ अब मेरा कुछ नहीं होगा, न्यूटन स्कूल से निकल जाता हूँ, बात खत्म। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही फेज 1 खत्म हुआ, फेज 2 की हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फेज 2 में आपको रेफरल्स मिलेंगे, फिर आपके भी इंटरव्यूज होंगे। ठीक है, और इंटरव्यूज की बेसिस पे आपका चेक किया जाएगा सारा कुछ। ठीक है, फेज 2 में भी नहीं होता तो फेज 3 की हायरिंग स्टार्ट होगी, तो इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो अभी जो भी लोग नवंबर बैच के हैं उनका अभी तक नहीं हो पाया है, वो किस लिए? वो इसीलिए क्योंकि वो फेज 2 फेज 1 क्लियर नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर कोई ऐसा मतलब इशू आ रहा होगा कि वो इंटरव्यू में बैठ नहीं पा रहे हैं, या फिर ये भी कंडीशन हो सकता है कि इंटरव्यू उनका शेड्यूल ही ना हुआ हो। हम्म, तो इंटरव्यू शेड्यूल क्यों नहीं हुआ, ये आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरव्यू क्यों नहीं शेड्यूल हुआ। तो देखो, इंटरव्यू शेड्यूल इसलिए नहीं हुआ होगा, इसका भी रीजन है कि आप उनका प्लेसमेंट स्कोर की मैं जो भी बात बोलता हूँ, प्लेसमेंट स्कोर जितना चाहिए आपका उतना नहीं है। ठीक है, आप सबसे पहले तो प्लेसमेंट स्कोर अपना बढ़ाओ। ठीक है, तभी आपका रेज्यूमे अप्रूव होगा। ठीक है, रेज्यूमे अप्रूव होगा, और रिज्यूमे अप्रूव तभी होगा जब आप असाइनमेंट किए होंगे एक सर्टेन लेवल पे, सारे असाइनमेंट्स, और उसके बाद आपने मॉक अच्छे से दिए होंगे, जो भी मॉक इंटरव्यू होता है। तो इस टोटल का ना, जितना भी आप मॉक दोगे उसका एक टोटल वैल्यू होता है, 1800 की 1500 ऐसे समथिंग करके। और जितने भी असाइनमेंट सॉल्व करते हो उसका भी एक टोटल वैल्यू होता है, चाहे वो 600 का हो कि 800 का हो। उसमें आपको क्या करना होता है, एक सर्टेन मार्क्स स्कोर करने होते हैं। ठीक है, तो उसी मार्क्स का एवरेज लेकर के एक प्लेसमेंट स्कोर्स बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें सारा अटेंडेंस भी होता है, उसमें परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस भी होता है, टोटल कितना क्लासेस हुई अभी तक में 6 मंथ में, और आपने कितना अटेंड करा। तो इस तरीके का उसका भी एवरेज लेकर के नेट एवरेज जो होता है वही प्लेसमेंट स्कोर होता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी प्लेसमेंट स्कोर है वो सर्टेन क्राइटेरिया को मतलब फुलफिल नहीं कर रहा होगा, इसीलिए आपको रेफरल्स नहीं मिल रहे हैं, और रेफरल्स नहीं मिल रहे हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज का एक सिंपल लॉजिक है, आप अगर सोच के देखोगे तो खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर आपको यहाँ पे भी बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होगा कि क्या है ये, क्या बता रहे हो आप, तो आपका अगर कोई भी क्वेरीज होता है ना इस जगह पे, यहाँ पे तक अगर आप वीडियो देख लियो तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे इस पोर्शन पे अगर आपका कोई भी क्वेरीज है, तो आप इसका क्या करो, नीचे टाइमर जो भी है, ये टाइमर दे करके मेरे को पिंग कर दो। ठीक है, कि इस टाइम पे जो भी आपने बताया वो समझ में नहीं आया, या फिर उसका क्या मतलब है। ठीक है, ताकि मेरे को पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में मैं क्या बात बोला हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं देखो कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता। ठीक है, कोई स्क्रिप्टेड मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं रेंडमली पेन टैब लेके बैठ जाता हूँ और इस टाइप से वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। कोई कुछ लिखता नहीं हूँ पहले कि मेरे को क्या बताना है। मेरे दिमाग में जो जो थॉट्स आते जाते हैं मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता चले जाता हूँ। ठीक है, तो ये रही बात। तो अभी जो भी मैंने ये बातें बताई कि इंटरव्यू में आपका क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गए होंगे। देखो, ये सारी चीज़ें जो भी मैं अभी बता रहा हूँ वो किसी न किसी से पूछ के, मैं मुझे किससे पता होगा यार, मैं अभी खुद जनवरी बैच में हूँ, मुझे नवंबर दिसंबर वाले के बारे में कैसे पता चलेगा? कोई सीनियर से ही पता चलेगा।
तो जिनका प्लेसमेंट जो इंटरव्यू दे चुके हैं कंपनी में, मैं उनसे बात किया हूँ, तो वो लोग क्लियर करके बता सकते हैं ना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जो वो लोग बताते हैं, मैं इस पे एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग न्यू कमर्स हैं उन लोग भी अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्लियर हो गया फेज। आपको समझ में आ गया होगा फेज क्या होता है और कैसे चलते हैं यहाँ पे। और और आगे का जो टॉपिक्स है वो ये है कि हाँ, कैसे करें, मतलब ये जॉब प्लेसमेंट के लिए आपको कैसे रेडी होना है। अभी से क्या क्या ऐसा, मतलब ऐसा क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आपको जल्द ही जल्द जॉब के लिए आप एक बार में मतलब वहाँ पे पहुंच सको, जल्दी आपकी जॉब लग सके। तो उसके लिए क्या करना है आप लोगों को, देखो। अगर आप लोग अभी डीएसए पढ़ रहे हो, ठीक है, डीएसए पढ़ रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आपको न्यूटन स्कूल के सारे असाइनमेंट्स फॉलो करने हैं, सारे लेक्चर्स फॉलो करने हैं। नहीं समझ में आ रहा है, जल्दी से छोड़ दो उसको। और आप क्या कर सकते हो, कोई एक्सटर्नल सोर्स पकड़ लो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मतलब मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है, चाहे वहाँ पे इसे दे के हो या फ्री में हो। थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करो, ठीक है, अब सारा कुछ फ्री में मत रहो यार। थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, चाहे वो बुक्स पढ़ के हो। मैंने बुक्स के नाम ऑलरेडी दिखा रखे हैं आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहां भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो बुक्स के नाम, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करो अपने आप ऊपर, ठीक है। तो वहां पे जाओ, आप डीएसए को अच्छे से फोकस करो, क्योंकि देखो भाई, डीएसए क्या हो रहा है ना, अभी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो डीएसए बेसिस पे ही सिलेक्शन हुआ है। वो लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रंट एंड बैक एंड से नहीं पूछ रहे, वो सिर्फ डीएसए से पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप अपने रिज्यूमे में फ्रंट एंड लिखोगे तो सिर्फ डीएसए से क्वेश्चन पूछेंगे, फ्रंट एंड से भी पूछेंगे। तो एक बात आप नोटिस कर रहे हो, चाहे आप फ्रंट एंड के हो या बैक एंड के हो, डीएसए के क्वेश्चन कंपलसरी है, पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। तो डीएसए, मैं पहले भी बोलते आया हूँ डीएसए के बारे में कि डीएसए उतना कंपलसरी नहीं है। फ्रंट एंड के काम के बेसिस पे मैं बताते आया हूँ कि अगर काम करने जाओगे फ्रंट एंड में, वहाँ पे डीएसए का कोई काम नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये भी बोलते आया हूँ कि डीएसए का काम इंटरव्यू क्रैक करने के लिए है। तो अच्छे पैकेज के लिए आपको डीएसए का इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा एनी हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको डीएसए प्रैक्टिस करनी है। जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल हो, जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ इस लैंग्वेज में मैं सही काम कर रहा हूँ, चाहे वो जावा हो, सी प्लस प्लस हो या पाइथन हो, आराम से जाओ, शुरू हो जाओ, कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करो। भूल जाओ यार, 3-4 महीने जो भी आपके पास टाइम है भूल जाओ, दुनिया में कोई और दूसरा चीज भी है। जितना मेहनत हो सके कर लो यार, 4 मंथ मेहनत करने के बाद आपको 8-9 लाख के का अगर जॉब आपको मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो मैं बस ये आपको एक वे दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से आप करो, डेफिनेटली आप लोग फोड़ दोगे यार, कोई भी इंटरव्यू फोड़ दोगे, मैं चैलेंज देके कर रहा हूँ। अगर आप ये जितने भी बात मैं बताते जा रहा हूँ, अगर आप करते चले गए तो, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ दूसरे की गलती से सीखो, दूसरा क्या एक्सपीरियंस क्या, मेरे से सीखो ना। मैं डीएसए के लिए कितना मतलब परेशान हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बहुत सारी जगह हाथ पैर मारे, बहुत सारी बुक्स खरीदे, पढ़े, वहां जाकर के बहुत सारे सॉल्यूशन देखे, असाइनमेंट करे, एग्जाम्पल्स करे, सैम्पल प्रॉब्लम्स करे, कितने सारे अलग अलग वेबसाइट पे जा जाके करे। और आप लोग चाहते हो कि बैठे बैठे आपको नेट इंस्टॉल करवा दे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। यकीन मारो, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले क्या होता था ना, देखो अभी एक्चुअली में क्या हो पा रहा है, जो भी सीनियर्स लोग कह रहे हैं, सीनियर लोग भी बता रहे थे कि मैं भी ऐसा करता हूँ। देखो मतलब मेरे को लगता है कि न्यूटन वाले का जो भी इंस्ट्रक्टर बहुत ही कभी कभी कोई इंस्ट्रक्टर अच्छा मिलता है, ठीक है। वो होता है ना वो, क्या कहते हो यार उसको, हाँ बहुत, समंदर में छोटा सा वो मोती मिलना, वो इस टाइप का मतलब हो जाता है, ठीक है। तो ये कम केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अच्छे इंस्ट्रक्टर मिलते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हो यार, खुद से क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप। अब देखो, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, सबको पता है। तो आप लोग क्यों नहीं करते हो, ये तो बताओ। तो क्या हो रहा है कि एक्चुअली आप लोग ये सोच के पढ़ रहे हो न्यूटन स्कूल में कि अरे न्यूटन स्कूल आ गए, शायद अब न्यूटन स्कूल में जॉब लग जाएगा। नहीं भैया, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फेज 1 में जो भी हायरिंग प्रोसेस होगी आप छटा जाओगे सर, आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। तो न्यूटन स्कूल तब क्या करेगा, न्यूटन स्कूल क्या करेगा, ऐसे ही आपको एक फेज से दूसरे फेज, दूसरे फेज से तीसरे फेज, ऐसे ही आपको बिठा के रखेगा, कहीं और जॉब लेने तो देगा नहीं, ठीक है। तो क्यों हम न्यूटन स्कूल में इतना टाइम क्यों स्पेंड करें, जल्दी से जॉब ले निकले, अरे उसको भी पैसा चाहिए, दे दो यार, बहुत सारा मेहनत किया हुआ ठीक है। तो ये एक्चुअली हो रहा होता है।
अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जहां भी कोई भी रिसोर्सेज मिल रही है, चाहे वो इंटरनेट पे जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, जहां भी आपको डीएसए का रिसोर्सेज मिल रहा है, बहुत सारे बूट कैंप्स आपको मिल जाएंगे डीएसए के खास करके। वो बूट कैंप्स आप ज्वाइन कर सकते हो, कोडिंग निंजा के हैं, अदर अदर बहुत सारे हैं। मैं पर्सनली नहीं बोल सकता कि आप इसी का ज्वाइन करो, आपको जहां अच्छा लगे, गिग्स फॉर गिग्स पे जाओ, कहीं भी जाओ, ठीक है, वहां से आप डीएसए की उठाओ, स्पेशली डीएसए। डीएसए स्ट्रांग है तो भाई आप कहीं भी पहाड़ में चिल करोगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपका डीएसए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा ज्यादा, कंपनी खुद आपके पास आएगी, ठीक है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करो पहले, बाद में आप फ्रंट एंड बैक एंड के पास जाना, इसको स्ट्रॉन्ग करो। देखो मेरे से सीखो, मैंने फ्रंट एंड पे ज्यादा मूव जल्दी मूव कर दिया, मैंने डीएसए को उतना जल्दी नहीं लिया, लेकिन अब डीएसए की वैल्यू समझ में आ रही है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डीएसए पर जितना हो सके ना उतना प्रैक्टिस करो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया असाइनमेंट नहीं बनता, न्यूटन स्कूल का नहीं बनेगा, असाइनमेंट बनेगा ही नहीं, असाइनमेंट किसी से नहीं बनता, इंस्ट्रक्टर से बनता ही नहीं है, आपसे कहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट नहीं होता है तो असाइनमेंट क्या कर सकते हो आप, असाइनमेंट असाइनमेंट नहीं बनता है तो आप सीधा, मैंने आपको जो जो चीजें बताई है, चाहे आप डॉट पोर्टल में आप लोग क्यों नहीं पूछते, डॉट पोर्टल पूछते हो क्या? अगर पूछते हैं तो नीचे कमेंट करना, कितना जल्दी रिप्लाई करता है वो भी कमेंट में बताना। वहां पे आप पूछ सकते हो, डॉट पोर्टल में जाओ। फिर आप लोग अच्छे दोस्त क्यों नहीं बनाते यार, ठीक है, अच्छे लोगों का दोस्त बनाओ, ठीक है, ग्रुप बनाओ, अच्छे लोगों का दोस्त नहीं बनाओ, मतलब अच्छे लोगों का ग्रुप बनाओ, और ग्रुप में एक दूसरे से क्वेश्चन शेयर करो, ठीक है। और क्वेश्चन शेयर करो, और देखो अगर आप मान लो कि, देखते हो सबका लॉजिक अलग अलग होता है ना, कोई अगर आपकी क्लास में भी अगर कोई लॉजिक बता रहा है तो उसका लॉजिक भी अलग होगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इससे अगर आप एक ग्रुप, अगर मान लो कि 5 लोगों की, अरे वो मतलब सबको मतलब शामिल कर लेना ग्रुप में यार, बहुत सारे बकवास लोग भी होते हैं, सबको शामिल मत करो, जो देखो कि पढ़ने वाले 10-15 लोग हैं तो उसको ग्रुप में शामिल करो, और एक क्वेश्चन शेयर कर दो ग्रुप में, ठीक है। और सबको बोलो कि कैसे किस टाइप से सॉल्व करता है, सब अपना अपना एक लॉजिक शेयर करे रेंडमली, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप में, देखो एक्चुअली में होगा क्या, अगर कोई एक अपना लॉजिक शेयर कर दिया, सारे लोग अब अपना दिमाग लगाना छोड़ देंगे और वो क्या करेंगे, उसी लॉजिक पे अपना इम्प्लीमेंटेशन करके कुछ ना कुछ देंगे। तो उसको कहो कि सारे लोग जो है वो पर्सनली मैसेज करें, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, जैसे आप लोग को लगता है कि हाँ मैं क्या वे बताऊं इसमें, आप लोग को जैसा लगता है कि हाँ ये सही वे है ग्रुप डिस्कशन करने का, ग्रुप डिस्कशन से बहुत फायदा मिलता है, यकीन मानो, ठीक है। तो आप लोग को क्या चाहिए कि अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं और वहां पे क्वेश्चन शेयर करें। अरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कम से कम लॉजिक तो आएगा, हिट तो करेगा दिमाग में ढेर सारी लॉजिक, अगर ढेर सारी लॉजिक आएगा कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम, डॉट पोर्टल में क्वेश्चन भेजना है। तीसरा काम, अपने मेंटर को क्वेश्चन पूछना है, चाहे वो आंसर दे या ना दे, पूछ दो, आप क्या दिक्कत है यार, पूछ दो, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ लॉजिक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो बिना कुछ बताए छोड़ेगा नहीं, ठीक है, अगर अच्छा मेंटर है तो। उसके बाद क्या करो, डॉट सेशन होता है आप लोगों का, डॉट सेशन होता है तो उसमें देखो क्वेश्चन तो सारे लोग पूछते हैं, सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, सब लोग पूछते हैं, तो वहां पे देखो कि वहां से आपको कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अपना क्वेश्चन भी पिंग कर दो वहां पे, ठीक है। जब इंस्ट्रक्टर बोलता है क्वेश्चन को पूछने के लिए, तो सारे क्वेश्चन पिंग कर दो, अपना वो उठा उठा के बताते रहेगा। तो आपका क्वेश्चन अगर वो नहीं भी बताता तो कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर बता देगा कि बेटा इसमें ये इंप्लीमेंट करना तो तुम्हारा हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। तो वहां से आपको लॉजिक मिल जाएगा। जब इतने सारे लॉजिक मिलने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब आप पढ़ नहीं पा रहे हो सही से। हम्म। तो आपको उसके बाद क्या करना चाहिए, आपको उसके बाद क्या करना चाहिए, अपना मतलब देखना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, कितने पानी में हूँ। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हाँ, और एक चीज और, आप एरिना में जाना, एरिना सेक्शन में, और इसके क्वेश्चन को मिस मत करो यार, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन पूरा सीक्वेंस वाइज है, ठीक है, पूरा सीक्वेंस वाइज है। आप अगर अच्छे से सॉल्व करते चले गए ना हर एक क्वेश्चन को, एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच जाओगे। हाँ ये है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व इसमें भी थोड़े से आ जाते हैं, कभी कभी टेस्ट केस पास नहीं होते, ये प्रॉब्लम आप लोग को जाएगा। तो देखना कि अगर कोई क्वेश्चन में, अगर आप न्यूटन स्कूल पे सॉल्व करो, उसका टेस्ट केस पास नहीं हो रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इंटेलिजे पे चले जाना है, ठीक है, इंटेलिजे पे जाना है, या नहीं तो आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज करना, जावा का, ठीक है, जो भी है, जैसे प्रोग्रामिंग का है, ऑनलाइन डीवीडी ऐसे करके कुछ है, ढेर सारा है कंपाइलर, वहाँ पे जाना, वहाँ पे आप लिखना, अगर वहाँ पे आपका कोड का आउटपुट सही आ रहा है जो आप चाह रहे हो तो ठीक है, इसको इग्नोर ही करना। हाँ लेकिन यहाँ पे न्यूटन स्कूल में ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, टेस्ट केस पास क्यों नहीं करे, ये भी जरूर दिमाग में रखना कि क्यों नहीं पास हुआ।
और यहाँ पे क्यों पास हो गया। अगर कहीं टीएलई एरर तो नहीं दे रहा है, तो टीएलई अगर एरर अगर दे रहा है तो जरूर है कि कहीं ना कहीं आपका लूप में प्रॉब्लम है, आपने कंडीशन गलत लिया है। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है। ठीक है, उससे अगर सिंपल ऑप्टिमाइज कोड आपका ऑप्टिमाइज नहीं है, सीधी सी बात है, तो आपको चाहिए होगा कि आप अपना कोड को ऑप्टिमाइज करो, फिर उसके बाद लिखो। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। तो अब क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले डीएसए पर फोकस करना है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि न्यूटन स्कूल में जो प्लेसमेंट होती है वो 3 बेसिस पे होती है। ठीक है, एक डीएसए बेसिस पे, दूसरा फ्रंट एंड, और तीसरा क्या होता है, बैक एंड। अगर आपका डीएसए स्ट्रांग है तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद फ्रंट एंड वाले का होगा। और फ्रंट एंड बैक एंड मतलब साथ में होगा या फिर अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। अगर आपको फ्रंट एंड आता है, थोड़ा सा बैक एंड का भी नॉलेज है, तो खतरनाक आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से होता है, यहाँ पे कंडीशन जो है इस टाइप से चलती है डीएसए वाले का, लेकिन जल्दी हो जाता है। तो अगर आप एडवांस बैच में हो तो गुड लक, आप लोगों का प्लेसमेंट सबसे पहले होने वाला है। अगर नहीं हो एडवांस बैच में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना अपना जो भी सब्जेक्ट्स है इसको बहुत ही स्ट्रांग करो, बहुत ही शार्प करो कंसेप्ट को, ताकि इंटरव्यूअर अगर क्वेश्चन पूछे तो फटाक से आंसर आना चाहिए मुंह पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आप ये दोनों पार्ट को, फ्रंट एंड बैक एंड जो भी आपका पढ़ाया जा रहा है, फ्रंट एंड में आपको HTML, CSS, JS, रिएक्ट। ठीक है, इन जो भी चार हैं, चारों सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। इतना करना है, इनका जो मॉक है, मॉक कम से कम आपको हार्ड लेवल क्लियर करना है। इसमें हार्ड लेवल आपका टारगेट होना चाहिए, डीएसए में मीडियम टारगेट था, मतलब टारगेट नहीं बाउंड्री था, इसमें हार्ड आपका बाउंड्री होना चाहिए HTML CSS JS रिएक्ट में। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस JS नोड JS पढ़ाया जाएगा आपको, बैकएंड में एक्सप्रेस और नोड पढ़ाया जाएगा। तो इसमें भी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। ठीक है, मीडियम टारगेट नहीं होना चाहिए। कोई मीडियम निकाल के बैठे हुए हो तो जल्दी से हार्ड क्वालिफाई करो, तब बैठना जाके। ठीक है, मिनिमम हार्ड। ठीक है, बाउंड्री आपका हार्ड लेवल होना चाहिए, मॉक का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और गलती से भी मीडियम करके मत बैठे रहना, मैं बार बार कह रहा हूँ। फ्रंट एंड या बैक एंड में मीडियम मॉक्स क्लियर करके मत बैठे रहना, मतलब हार्ड जरूर कर लेना। हार्ड करके बैठना चलेगा, अगर चैलेंज लेवल भी क्लियर कर लिए तब अच्छा है, मतलब प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इजी मीडियम निकाल के बैठे रह रहे हो कोई लोग HTML CSS में या जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट में, तो गलत बात है। पूरा आपको क्लियर करके बैठना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई आपके जो भी आपके फ्रंट एंड बैक एंड और एडवांस जैसे की बात है, और इसका सबसे पहले प्लेसमेंट होता है, ये बात भी। ठीक है, तो आप लोगों को पहले पता चल गया होगा कि इसका प्लेसमेंट सबसे पहले होता है। तो आपका जो भी एडवांस बैच बनता है, ठीक है, जो भी फर्स्ट बैच बनता है जिसको एडवांस डीएसए जिसमें पढ़ाया जाता है, उस बैच का सबसे पहले प्लेसमेंट होता है। उसके बाद फ्रंट एंड वाले का होता है। ठीक है, और जो सबसे लास्ट बैच में होते हैं, ये लोग जाते हैं सबसे ज्यादा फेज में, वन फेज से दूसरे फेज, दूसरे फेज से तीसरे फेज, इस टाइप के फेज में ये लोग जाते रहते हैं। तो जो एडवांस एडवांस बैच के बाद जो बैच बनता है, सेकेंड थर्ड बैच, जो कि फ्रंट एंड के लिए होता है, फ्रंट एंड बैक एंड के लिए, तो इन लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। इन लोग अगर इस बैच में हो तो वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सबसे लास्ट बैच में हो जहाँ पे आपको फिर से एडवांस मतलब वो डीएसए पढ़ने के लिए भेजा जाता है बेसिक से, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम को फिक्स तभी किया जा सकता है जबकि आप फिर से डीएसए पढ़ करके एडवांस मतलब बैच में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इजी मीडियम हार्ड क्लियर कर लेते हो तो इस टाइप से आपका प्लेसमेंट हो सकता है। अगर आप फिर से वो लास्ट बैच में जो जहाँ पे कि आपको डीएसए फिर से बिगनिंग से पढ़ाया गया, उसमें फिर से जा करके आप अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हो सारी चीजें, तो सच में आपके लिए प्रॉब्लम होगा। मैं अभी बता दे रहा हूँ, सच में प्रॉब्लम होगा आपके साथ। तो अगर आप उस बैच में हो तो टारगेट हमेशा लेके चलना कि डीएसए अगर आप फिर से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इस बार टारगेट आप लोग का होना चाहिए कि आप लोग मिनिमम, आप लोग का बाउंड्री जो होना चाहिए वो हार्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने फिर से पढ़ा है, 2 बार डीएसए पढ़ा है। बाउंड्री आपका हार्ड होना चाहिए, और टारगेट आपका चैलेंज लेवल होना चाहिए। ठीक है, चैलेंज लेवल क्लियर कर लो, तब आपका प्लेसमेंट सबसे पहले लग सकता है। और बहुत सारे लोगों का क्वेरीज ये था कि मान लो कि अगर कोई लोग डीएसए का एक भी मॉक नहीं देता, बिना मॉक दिए, ठीक है, और असाइनमेंट भी बहुत कम सॉल्व करता है, तो क्या उसका प्लेसमेंट होगा? हाँ होगा। कैसे होगा?
यहीं फेज 1 से फेज 2 में जाएंगे, फेज 2 से फेज 3 में जाएंगे। ठीक है, लास्ट में कभी कहीं पे जा करके मतलब 3 4 बार फेज ऐसे चेंज होने पे 5 6 महीने और बिताने पे, न्यूटन स्कूल में लगभग 1 साल बिताने पे उसका कभी न कभी कहीं ना कहीं 5 से 6 लाख के बीच में जॉब लगेगी। ठीक है। 6.42 लगा था यार एक लड़के का, वो कुछ नहीं किया था। ठीक है, थोड़ा बहुत असाइनमेंट कर लिया था, लेकिन लास्ट में पढ़ाई किया था वो भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पढ़ाया ही मतलब कुछ पढ़ाई नहीं था, पढ़ाई किया था लास्ट में जाकर के वो अच्छे से पढ़ लिया था, तो थोड़ा सा उसका जो है वो जॉब लग गया था, मतलब वो डीएसए पढ़ लिया था लास्ट में कहीं और जा करके, तो उसका हो गया। तो आप लोग जो ये सोच रहे हो ना कि अगर मैं ना तो असाइनमेंट करूँ, ना ही मैं मॉक्स दूं, तो आप लोग इसी तरीके से फेज 1 से फेज 2 में धकेले जाओगे, फेज 2 से फेज 3 में धकेले जाओगे। आपका ना तो कभी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, रेज्यूमे अप्रूव होता है पहले, रेज्यूमे अप्रूवल ही नहीं मिलेगा न्यूटन स्कूल की तरफ से, तो रेफरल लेने का तो चांस ही छोड़ दो, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो बस यही होगा, आपको बोला जाएगा कि आपको फेज 2 में आपका प्लेसमेंट स्टार्ट कर देंगे, फेज 2 में भी आप आपका ये नहीं होगा तो फेज 3 में जाओगे, तो इसी टाइप से 3 4 महीने के बाद आपका चांसेस है कि कभी ना कभी लगेगा जॉब। ठीक है। तो ये था आज का वीडियोस गाइस, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जा रहा है तो आप लोग देखते नहीं हो। हाँ, एक चीज यहाँ पे मेरे को खटकती है यार, मैं जो देखता हूँ एवरेज वॉच टाइम जो आप लोगों का होता है वो 1 से 2 मिनट होता है। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 30 मिनट की या फिर 40 मिनट की, आप 1 से 2 मिनट देख करके क्या कितना फास्ट देख लेते हो? 1 से 2 मिनट में सारा कुछ समझ में आ जाता है। यही गलती करते हो आप लोग, क्योंकि मेरी जो आदत है ना वो ये नहीं है कि शुरू में जैसे वीडियो बनाया तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे दूं, हाँ, कि मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि मैं लिख के नहीं लाता ना कि मेरे को क्या क्या बोलना है, तो इसीलिए मैं क्या होता है भूल जाता हूँ। और जैसे जैसे मैं बोलते चला जाता हूँ तो मेरे को बातें याद आती चली जाती है, और मैं बनाते चले जाता हूँ, बोलते चले जाता हूँ, समझाते चले जाता हूँ, ये मेरी आदत है। ठीक है, तो आप लोग जो भी वीडियोस देखते हो ना तो इसलिए कंप्लीट देखा करो, और अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो ना तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिल जाता होगा वीडियोस में। ठीक है, तो मेरी जो भी वीडियोस है आप लोग ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पूरी देखा करो यार। हाँ, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखा करो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर बातें कुछ भी आपके मन में रह गई है क्वेरीज वीडियो देखने के बाद, तो आप मुझे पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, यहाँ पे मिल ही गया होगा, अभी तक में आपको 2 3 बार पॉपअप हो गया होगा मेरा जो भी इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, अभिनव गुड्डू 34। अब 34 मत ये मत सोचना कि मेरी एज 34 है यार मेरी रोल नंबर जो थी फर्स्ट डे फर्स्ट जब भी होता ना कि मतलब स्कूल में जब आपकी मतलब पढ़ाई स्टार्ट होती है, बहुत बच्चे होते हो, नर्सरी क्लास से पढ़ते हो, तो मेरी जो भी फर्स्ट स्कूल थी, ठीक है, उस स्कूल में जो फर्स्ट क्लास था मेरा, और फर्स्ट क्लास मतलब जैसे मैं गया था इंटर हुआ था, मेरा रोल नंबर 34 था। तो ये जो 34 नंबर है ना, तो इसलिए मैं हर चीज में 34 लगा देता हूँ। अधिकतर मेरा जो भी यूजर नेम है सब में 34 लगता है, तो आप लोग ये मत मैप करके चलना कि 34 कुछ और ही है। ठीक है, तो चलो आज 34 का भी मतलब राज मैंने खोल दिया। मेरे को ऐसे आए थे, पूछे थे, एक लड़के ने पूछा था कि क्या ये 34 का क्या है, सीन क्या है। तो मैं बोला अरे यार आप लोग बाल का खाल निकालते रहते हो क्या ठीक है। तो जो ऑलरेडी न्यूटन स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो प्लेसमेंट के बारे में सुनना चाहते हैं, सोचना नहीं चाहते, मतलब समझना चाहते हैं क्या होता है न्यूटन स्कूल का एक्चुअली क्या हो रहा है आज, मेरा इतना मतलब हकला क्यों रहा हो। अच्छा छोड़ो न्यूटन स्कूल में प्लेसमेंट कैसे होते हैं, क्या क्या, नींद आ रही है गाइस, बहुत रात हो गया अभी। ठीक है तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि मतलब क्लास खत्म होने के बाद मैं सोचता हूँ कि वीडियो शूट करूँ, तब तक मेरी छोटी सी एक क्लास होती है मेरी, मतलब मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो सोचता हूँ कि वो क्लास लेने के बाद ही मैं वीडियोस बनाऊँ, तो उसी में थोड़ा सा टाइम चला जाता है। तो चलिए कोई नहीं, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आप लोग वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट, मतलब वीडियो को तो करो ही, लाइक ही करो, शेयर भी करो, और चैनल को भी सपोर्ट करो यार। पता नहीं आप लोग को वीडियो पसंद नहीं होता तो आप लोग अनसब्सक्राइब क्यों कर देते हो। आज गलती से मैंने क्या किया था, वो बैकग्राउंड मैंने नहीं यार, एक लड़के ने वीडियो एडिट कर रहा था मेरा, पता नहीं क्या सोच के वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया। आज तक मैं खुद से वीडियो एडिट कर रहा था, कहीं भी आपको बैकग्राउंड म्यूजिक दिखी नहीं दिखी होगी। आज उसने क्या किया, पता नहीं कहाँ से क्या उसके दिमाग में घुसा, बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया, वो भी फुल वॉल्यूम में। अरे भाई मेरी तो वहाँ आवाज भी नहीं सुनाई नहीं देती, मैं क्या बोल रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, मैं वहाँ पे एक्चुअली गैप के बारे में समझा रहा था। अच्छा, इसमें वीडियो में मैंने गैप के बारे में नहीं बताया।
गैप के बारे में मैं ये बता रहा था कि आप लोग जो भी कोडिंग प्रैक्टिस करते हो ना, ठीक है, चलो वो पॉइंट भी मैं क्लियर कर देता हूँ। गैप क्या होता है? गैप में क्या हो रहा है कि वो जो भी आप कोडिंग प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि सपोज करो कि आज आपका डे फर्स्ट है, ठीक है, आपने कोडिंग स्टार्ट करी और आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। डे टू, आज आपने और उसके बाद डे थ्री भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका डे वन से डे थ्री, मतलब 3 दिन को हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। फर्स्ट डे आपने क्या किया? 15 क्वेश्चन सॉल्व करे। और नेक्स्ट डे जैसे ही आता है कि आपको आलस आने लगती है, अरे यार छोड़ो, कल तो सॉल्व करे ही थे 15 क्वेश्चन, आज क्या सॉल्व करना। ये नहीं होना चाहिए ना, ये चलेगा नहीं। तो उस दिन डेट, अगर बहुत ही आलस आ रही ना, बहुत कुछ करने का नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट आप 15 क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व कर लो, ठीक है। 15 से कम नहीं, 15। अगर ज्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन 15 से कम नहीं होना चाहिए ना, नीचे मत जाना, ठीक है। उसके बाद डे थ्री, तो डे थ्री में भी सेम क्वेश्चन। अगर मान लो यहाँ पे 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करिए, 16 नहीं सॉल्व कर पाए, तो कोई दिक्कत नहीं। डे थ्री में जाना आप। डे थ्री में जाने के बाद आप लोग ट्राई हमेशा करना, क्योंकि आपने इससे पहले 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करे, आप कोई क्वेश्चन में कोई भी राइज नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? डे थर्ड में आपको हमेशा 15 प्लस क्वेश्चन टारगेट लेना है, कि 15 से 20 हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मतलब ज्यादा बर्डन नहीं लेना है कि इसमें 20 कर दिया तो अब उसमें 25 करेंगे, उसमें 35 करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो एक आपका, आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आप रोज का रोज क्या होगा, आप 40 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो रोज अगर आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्पीड है। आप इसको कम मत करना, मतलब कम मत समझना, ठीक है। 40 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व कर पा रहे हो डीएसए की, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये स्पीड अगर आप पकड़ लियो ना, तो बहुत ही मजा आएगा आगे चल के, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, जब ये स्पीड आपकी आ जाए ना, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही एक दिन में, तो आप क्या करना, उसके बाद जो भी हैकेथॉन होता है, जो भी अलग अलग कंपनीज हैकेथॉन निकालती है, जो भी कोडिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि कोड सेव, कोड, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये वाला जो जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है, कोडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे रोज के रोज कोड सेव की अगर बात करूँ, तो हर एक 3 दिन पे वहाँ पे एक इवेंट होते रहता है, कोडिंग इवेंट। वहाँ पे आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो क्या होता है। फिर उसके बाद आप अगर गूगल में जाने का जॉब मतलब सपना है ना, कि गूगल में मेरे को जाना है, तो एक गूगल किक स्टार्ट आता है ना, लोगों ने नाम सुना होगा। किक स्टार्ट क्या है? ये भी एक तरह से इवेंट है, कोडिंग इवेंट है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इसमें पार्टिसिपेट करना, और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, नहीं आपको, मैं नहीं कहता कि आप टॉप करो यार, अगर आपका नाम बॉटम 3 में भी आता है ना, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपको ये जो, आप अपना क्या करना, सबसे पहले लिंक्डइन को अपडेट करके रखना। अगर आप किक स्टार्ट में बैठने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका लिंक्डइन को अपडेट करके रखना है, ठीक है। लिंक्डइन आपका अगर अपडेटेड रहेगा, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो भी रिक्रूटर हैं गूगल के, वो लोग किक स्टार्ट को सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उन बच्चों का चांसेस सबसे ज्यादा होता है गूगल में जाने का, ठीक है। तो आप लोग किक स्टार्ट में पार्टिसिपेट करना, और वहाँ पे ट्राई करना कोडिंग क्वेश्चन, अगर आप कोडिंग में अच्छे हो तो वहाँ पे जा करके भी आप कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। आप बॉटम में आ रहे हो, ठीक है, बॉटम में भी आपका नाम आ रहा है, तो ये लोग टॉप वाले को तो इनको पता है कि सबको इनको हायर कर लिए होंगे ऑलरेडी, लेकिन बॉटम वाले को चांसेस देती है गूगल, ये हमेशा दिमाग में रखना। टॉप वाले को नहीं, बॉटम वाले को भी चांसेस देती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल में जो भी किक स्टार्ट में परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको अपना सबसे पहले लिंक्डइन जो भी है, लिंक्डइन को अपडेट करके रखना है, मतलब सब कुछ उसमें अपडेटेड रहना चाहिए, कि मैंने किक स्टार्ट में परफॉर्म करा, इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, मेरा रैंक ये आया, सब कुछ ऐसे ही पोस्ट करते रहना है। पोस्ट करने में क्या जाता है, फेसबुक इंस्टा तो यूज करते ही हो, उसमें यूज करने में क्या जाता है। तो उसके बाद आपको क्या करेगा, ये लोग अप्रोच करेगा लिंक्डइन के थ्रू, ठीक है। तो अपना जो भी अकाउंट बनाना ना, तो लिंक्डइन पे, जैसे लिंक्डइन पे जो भी यूजर नेम आप लोग डालते हो, उसी यूजर नेम से क्विक स्टार्ट में भी जाना, ताकि ये जो भी रिक्रूटर है इसको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, कि आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है।
मेरे एक दोस्त को कॉल आया हुआ था। वो भी इस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो गूगल की स्टार्ट में। तो उसको कॉल आ गया था इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ से भी आता है, और आप अगर अच्छे अच्छे जो ऑलरेडी गूगल का इंटरव्यू दे चुके हैं उससे भी अगर आप पूछोगे तो वो भी यही बात बताएगा। ठीक है। तो क्विक स्टार्ट जो है वो सबसे अच्छा रास्ता है गूगल में जाने का। ठीक है, अगर आप कोडिंग में अच्छे हो तो। तो ये रही गूगल की बात है। अरे यार, मेरे से पूछोगे तो मैं बताते रहूंगा, वीडियो लंबी होती रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक है, और रखते हैं यार, ऐसे ही चैनल पे बने रहो ना, मेरे साथ बने रहो आप। और भी ढेर सारी पिटारा खोलेंगे हम अपना। हाँ, भानुमति का पिटारा बहुत खुलेगा, अभी बहुत कुछ बटेगा, बहुत कुछ निकलेगा। ठीक है, तो चैनल पे जरूर से जरूर रहो गाइस। और चैनल पे रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये, ठीक है। तो थोड़े से अगर दयालु टाइप के हो तो वीडियो को देख करके इग्नोर मार के मत जाना। सब्सक्राइब पे थोड़ा जरूर मारना। कुछ भी मारो यार। ईटा पटक दो अपने फोन पे। सर पटक दो, फोन को ही पटक दो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बटन दब जाना चाहिए बस। है। नहीं, ऐसा मत करना, सर वो मत पटकना उस पे है। अपना लॉस नहीं करना है भाई। कुछ भी करना है, लेकिन ये सब्सक्राइब बटन ना हिट हो जाना चाहिए। ग्रे कलर का हो जाना चाहिए। आपके फोन में मेरे को ये रेड नहीं दिखना चाहिए। रेड अगर दिख गया ना भाई, सच में मैं आपके फोन में घुस जाऊंगा। फिर आप निकालते रहना मेरे को बाहर। ठीक है। फिर आपकी जो भी फोटोज होंगे ना, वो समझ लेना आपकी गर्लफ्रेंड को सेंड करूंगा मैं फोन में घुस के। अगर सब्सक्राइब करके नहीं गए तो बहुत गंदी बात है। सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। चलो जोक सपाट। फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।